तो हेलो ऑल, आप सबका वेलकम है कक्षा 360 में। मेरा नाम है प्रभ। आज हम एक बहुत सिंपल चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। इस चैप्टर को हम बस 30 मिनट्स में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो जब हम इस चैप्टर को देखते हैं हमें एक वर्ड दिखता है बजट करके। सो व्हाट इज बजट? बजट इज नथिंग बट अ लिमिट। जब हम घर पे भी बजट बनाते हैं तो हम देखते हैं ना यार कि हम किस तरीके से बजट बनाएंगे पूरे महीने का। हम देखते हैं सबसे पहले हमारी इनकम कितनी है, हमारी कमाई कितनी है। उस हिसाब से हमारा खर्चा डिसाइड होता है कि अगर हम 5 रुपये कमा रहे हैं तो हम 5 रुपये तो खर्च करेंगे। हम 5 रुपये ज़्यादा थोड़ा खर्च कर देंगे। तो बजट हमारी क्षमता डिसाइड कर देता है कि हम इससे ज़्यादा खर्चा या इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो जैसे हम पूरे महीने का बजट बनाते हैं वैसे गवर्नमेंट भी एक बजट बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट महीने का बजट नहीं बनाती, गवर्नमेंट पूरे साल का बजट एक साथ बनाती है। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing item-wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year। अब हमारे पास दो वर्ड है, एस्टिमेट्स और फिस्कल ईयर। एस्टिमेट्स का मतलब है कि गवर्नमेंट अनुमान लगाती है पहले से कि हमारे कितना खर्चा होगा और हमारी कितनी इनकम्स होंगी। उस हिसाब से गवर्नमेंट का बजट बनता है, ठीक है। और फिस्कल ईयर के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिस्कल ईयर हमारा अकाउंटिंग ईयर भी होता है, जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। हम सब देखते हैं ना यार कि यार 31 मार्च आती है तो सारे बिजनेसमैन बोलने लगते हैं इनकम टैक्स भरना है, इनकम टैक्स भरना है। तो यही वाला ईयर है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो हमें याद रखने हैं गवर्नमेंट बजट के। वो ये है कि गवर्नमेंट बजट बनता तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे है, बट हम इस चैप्टर में बस सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट बजट पढ़ने वाले हैं, जिसको हम यूनियन बजट भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट बजट है ना, ये हर साल पार्लियामेंट में 1 डे ऑफ फरवरी पे दिखाया जाता है, शो किया जाता है टू बी इम्प्लीमेंटेड। पहले ये पार्लियामेंट में अप्रूव होता है, उसके बाद जाके ये इम्प्लीमेंट होता है। पहले ये पार्लियामेंट में अप्रूव होता है, उसके जाके इम्प्लीमेंट होता है। और हमें ये भी याद रखना है कि ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो इस टाइम पे निर्मला सीतारामन जी है, वो प्रेजेंट करती है, वो शो करती है हमारे पार्लियामेंट में 1 डे ऑफ फरवरी को। हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स इज नथिंग बट द थिंग्स द गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव इन द फिजिकल ईयर। जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट एम करती है कि यार ये चीज़ों पे हमें ध्यान देना, ये चीज़ें हमें अचीव करनी है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के। तो जो पहली चीज़ है जो गवर्नमेंट को अचीव करनी होती है या उनका गोल होता है, दैट इज रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो जब गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जितने भी गवर्नमेंट पैसे हैं, जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, उसको रीअलोकेट करनी होती है, तब गवर्नमेंट दो चीज़ों पर ध्यान देती है। एक कि हम जितने भी हमारे लोग हमारे देश में रहते हैं उनका फ़ायदा कर पाए, और दूसरा हम खुद का भी इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट है वो भी सेटिस्फाई कर पाए। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर पाए कि हम भी लॉस में ना हो, हमारी गवर्नमेंट लॉस में ना हो, और साथ में लोगों का भी फ़ायदा हो रहा हो। तो ये गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट पहले सबसे पहले देती है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़। तो जब गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज देती है ना, समझ लो एक सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स कंसेशन सब्सिडीज देती है, जैसे कि क्लोथिंग सेक्टर या खादी सेक्टर, खादी प्रोडक्ट्स का सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स कंसेशन सब्सिडीज दे दी। तो यहाँ पे जितने बिजनेसमैन होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? कि यहाँ पे बिजनेसमैन अब ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, कि वहाँ पे बिजनेसमैन को प्रोड्यूस करने के लिए अब कम टैक्स देना पड़ रहा है, और बिजनेसमैन को सब्सिडीज भी मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू वो चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। तो वहाँ पे बिजनेसमैन फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। दिस गवर्नमेंट डूज टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से सोशल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। अब सेकेंड चीज जो गवर्नमेंट करती है वो है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब डायरेक्टली प्रोड्यूस कैसे करती है गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज? जो भी चीज़ें हमारी प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, और जिन भी चीज़ों पे प्राइवेट सेक्टर ध्यान नहीं दे रहा, वो चीज़ें गवर्नमेंट ध्यान देती है उन चीज़ों पे। जैसे कि एक चीज़ है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, वाटर सप्लाई, और ऐसी चीज़ें जिसपे सैनिटाइजेशन, नेशनल डिफेंस, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट करती है खुद अपने हाथों से। इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस गवर्नमेंट करती है कि लोगों को फायदा हो, लोग सेटिस्फाइड रहे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इनको हम पब्लिक गुड्स भी कहते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
जो नेक्स्ट गोल है जिसको गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है, दैट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। जब हम इनइक्वालिटीज देखते हैं, इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि इक्वालिटी ना होना, मतलब कि सेम चीज़ें ना रहना, डिफरेंस है। डिफरेंसेस इनकम में कौन से डिफरेंसेस होते हैं? इनकम में डिफरेंसेस हम जो देख पाते हैं वो होते हैं कि रिच और पुअर का डिफरेंस। रिच है जो सब कुछ कर पा, सब कुछ ले सकता है, सब कुछ एक्सेस कर सकता है, हर चीज़ को खरीद सकता है। पुअर है जो बहुत सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको हम कैसे कम करें? गवर्नमेंट इसको कम करना चाहती है। कैसे करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? सिंपल सिंपल टैक्सेस लगा देती है रिच लोगों के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा टैक्सेस लगाती है जिससे गवर्नमेंट रिच लोगों को ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं, और उन्हीं टैक्सेस से, उसी इनकम से गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है पुअर लोगों के ऊपर। पुअर लोगों की हेल्थ का ध्यान रखती है, पुअर लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजने की सुविधाएं प्राप्त करवाती है कि उनको उनकी स्कूलिंग हो पाए, उनकी अच्छी एजुकेशन हो पाए। इससे क्या होता है? जो इनकम होती है रिच लोगों की वो कम हो जाती है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर लोगों का बढ़ जाता है। जैसे कि हमारी फ्री एलपीजी कनेक्शन इज काइंड ऑफ अ गुड एग्जाम्पल टू शो इट। तो हम अपने थर्ड गोल की तरफ चलते हैं, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एक कीवर्ड देख सकते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, कि कोई भी चीज़ ना ही ज़्यादा बढ़े ना ही ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, स्थिर रहे। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इकोनॉमिक। इकोनॉमिक या इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड होती है? अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी डिपेंड होती है हमारे प्राइसेस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है कि हमारा प्राइस स्टेबल रहे। प्राइस स्टेबल कब नहीं होता? अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। प्राइस स्टेबल नहीं होता एक टाइम पे जब प्राइस बहुत बढ़ जाता है तब होती है इन्फ्लेशन, और दूसरे टाइम पे जब प्राइस बहुत कम हो जाता है तब होती है डिफ्लेशन। प्राइस बढ़ कब जाता है? इन्फ्लेशन होती कब है? जब एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक टॉफ़ी है या एक चॉकलेट है, उसको लेने के लिए 10 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन है तो एक ही ना। लेकिन उसको लेने के 10 लोग बैठे हुए हैं, वो पहले 10 रुपए की थी, अब उसी का प्राइस बढ़ के हो गया 20 रुपए। जब 20 रुपए हुआ ना, तब उसको लेने के लिए बस एक ही बंदा बच गया कि यार इसको मैं 20 रुपए में तो बस मैं ही खरीद सकता हूँ और कोई नहीं खरीद सकता। इसको 10 रुपए में लेने के लिए 10 लोग बैठे थे, लेकिन 20 रुपए में लेने के लिए एक ही बंदा बचा, ठीक है। तो इस टाइम पे इसकी वजह से इसकी वजह से होती है हमारे पास इन्फ्लेशन, ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड हमारा एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है। अब गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड कम कैसे कर सकती है? ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में क्या आती है? एक तो पब्लिक डिमांड आती है और एक गवर्नमेंट डिमांड आती है, ठीक है। गवर्नमेंट की भी कुछ डिमांड होगी, पब्लिक की कुछ डिमांड होगी। अब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर तो कम कर सकती है ना, पब्लिक का नहीं कर सकती, अपना तो कर सकती है ना। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर लेती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई काइंड ऑफ सिमिलर हो जाता है, ठीक है। अब डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई जो होता है हमारा वो ज्यादा होता है एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है इस टाइम पे? अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है कम करने की जगह। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है और टैक्स कंसेशन सब्सिडीज देती है, इसकी वजह से जो लोगों की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। कि जब गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन देगी, जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि उससे इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उससे लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं। जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी, जब लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, तब ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। जब डिमांड और सप्लाई सेम हो जाएगा तो उस टाइम पे हमारी डिफ्लेशन की जो पूरी सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइज होती है, पीएससीज होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, ये सारी की सारी मैनेज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट अपने बजट को प्रिपेयर करती है इसको मैनेज करने के लिए, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए। जब ये बैंकरप्सी में आ जाती है या सॉल्वेंसी करीब आती है, तब गवर्नमेंट इनको लोन देती है, गवर्नमेंट इनको और कंपनीज के साथ या और चीज़ों के साथ मर्ज कराती है, जिसकी वजह से ये चलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज क्या है? रीजनल डिस्पैरिटीज है मेनली अर्बन और रूरल एरिया का फर्क, ठीक है।
जो जगह में फ़र्क होता है कि यार इस जगह में तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अर्बन एरियाज़ में हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है पैसे कमाने की, ठीक है। इस जगह पे तो मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, इस जगह पे तो मेरे पास बहुत सुविधा है अच्छा लाइफस्टाइल रखने की, ठीक है, अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती है, अच्छी रोड होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वहीं पर रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती टू अर्न, और ना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है अपने टैक्सेशन के थ्रू और अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू यहाँ एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करती है। एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे सुविधा देती है कि यार आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे प्रोडक्शन करो, आप अपनी फैक्ट्री लगाओ, और उसकी वजह से आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, आपको हम कंसेशन देंगे, आपको हम सब्सिडीज देंगे, आपको हम हेल्प करेंगे और प्रोडक्शन करने में। इसके वजह से जितने भी लोग वहाँ पे आसपास रहते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, प्लस 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 इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग के कारण उनकी स्टैंड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहे हैं, हम अगर रोड बना रहे हैं, तो उसकी वजह से ये भी होगा कि जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। अब 6 पॉइंट पे हम आते हैं अपना इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जब हमारी वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती है, जब हमारी वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस में इंक्रीज आता है। इसको हम इंक्रीज इन GDP भी कहते हैं, इंक्रीज इन रियल GDP भी इसको ही कहा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड, इसको हमें याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज है। वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज कब आता है? जब हम एक टैक्स रिबेट देते हैं और सब्सिडीज देते हैं। जब हम टैक्स रिबेट और सब्सिडीज देंगे तब, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी इकोनॉमी में, उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। जब उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है तब हम एक चीज़ देख पाते हैं। पहली चीज़ कि वो वाला गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, उसके से वॉल्यूम ऑफ गुड्स बढ़ गई उस वाले गुड की, ठीक है। और वहाँ पे लोगों को उस गुड के प्रोडक्शन के कारण एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। वहाँ पे वर्कर्स भी तो ज़्यादा चाहिए होंगे ना। अब जाके पहले एक फैक्ट्री थी, एक गुड प्रोड्यूस हो रहा था, अब जाके उसी गुड की 10 फैक्ट्रीज बन गई है, तो ज़्यादा वर्कर्स चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, तो सर्विस भी बढ़ी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुई, इसके कारण हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिली। सेकंड, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम स्पेंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, समझ लीजिए हम रोड्स बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हमने एक हॉस्पिटल बनाया, ठीक है। तो हॉस्पिटल बनाने के टाइम पे वर्कर्स लगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, और हॉस्पिटल बनाने के बाद डॉक्टर्स चाहिए होंगे उस हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। तो यहाँ पे इंक्रीज होती है एम्प्लॉयमेंट स्पेंड करने पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग रोड, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। लेकिन हमें ये सब कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ाने से पहले, रिबेट्स देने से पहले, सब्सिडीज देने से पहले एक बार रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखना चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि अगर, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जब इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा है, जब इन्फ्लेशन हो रही है, उस टाइम पे अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो इन्फ्लेशन और होगी ना। उस टाइम पे तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना होता है, राइट। अगर उस टाइम पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को देखना होता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब कम हो तभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी बढ़ाए। अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। So there are two components of budget. One is budget receipts, second is budget expenditure. But budget receipts होती है कि जितने भी इनकम इनकम आ रही है पूरी पूरी गवर्नमेंट को एक साल के अंदर, दैट इज बजट रिसिप्ट्स। और जितने भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है पूरे साल के अंदर, दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड याद रखना है वर्ड हमें। तो बजट रिसिप्ट्स भी दो तरीके से डिवाइड होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में। और बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके से डिवाइड होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है बजट रिसिप्ट्स। हमने ऐसे सुना था बजट रिसिप्ट्स होती है दो टाइप की, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। हम पहले पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। तो हमारे पास पैसा कब आता है? रिसिप्ट मतलब होता है कि हमारे पास इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो हमारे पैसा कब आता है? जब हम कोई अपना एसेट बेचते हैं, हमारे पास समझो लैंड है, हमने लैंड बेच दिया, तो हमारे पैसे आएंगे ना। ये तो नहीं हमारे तरफ से पैसे जाएंगे, ठीक है। जाते कब है, जाना तो हम कोई लैंड खरीदते हैं, आते कब है जब हम लैंड बेचते हैं। तो रिडक्शन ऑफ
एसेट्स, रिडक्शंस इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तब जाके हमारे पे पैसे आते हैं। या जब हम कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, मतलब कि हम समझ लो कोई लोन ले लिया हमने, ठीक है, जो हमें वापस पे बैक करनी है। हमने कोई लोन ले लिया तो हमें हमारे पास पैसे तो आएंगे, लेकिन हमें उसको पे बैक करना पड़ेगा, तो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। जब हम कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं तब भी हमारे पास पैसे आते हैं, और वो भी हमारी रिसिप्ट होती है कि हमें उसको पे बैक करना है। या जब जैसे कि एक एम्प्लॉई है, उसको जब सैलरी मिलती है, तब भी उसके पास पैसे आ रहे हैं, बट इस सर्विस, ये जो सर्विस को मिली है सर्विस देने पे, ना ही इससे उसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही कोई रिडक्शन ऑफ एसेट हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइप की होती है रिवेन्यू रिसिप्ट, जहां पे रिवेन्यू रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब रिवेन्यू रिसिप्ट होती है रेगुलर और रेकरिंग, हर महीने आएगी सैलरी, और कैपिटल रिसिप्ट होती है इरेगुलर और नॉन रेकरिंग। भाई लोन तो हम साल में कभी, हम तो सालों में कभी कभी लोन लेंगे ना, ये तो नहीं हर साल नया लोन ले लेंगे, कभी कभी लोन लेंगे ना, और कोई एसेट है तो कभी कभी बेचेंगे ना, ये तो नहीं हर साल नए नए लैंड बेची जा रहे हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती है दो टाइप की, एक होता है टैक्स रिवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू होता है जितना भी गवर्नमेंट कमाती है टैक्सेस इम्पोज करके, ड्यूटीज इम्पोज करके। ठीक है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है, और टैक्स से ना एक चीज हमें याद रखनी है, कॉमन बेनिफिट होता है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया जाता टैक्स पेयर को टैक्सेस पे करने पे। एक बेनिफिट होगा जो पूरे देश के लिए होगा, उस बेनिफिट को सारे देश के लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं कि ऐसा इंसान एक्सेस कर पाएगा जिसने टैक्स दिया हुआ है। कोई कॉमन बेनिफिट होता है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता। नॉन टैक्स होता है जिसमें जो भी गवर्नमेंट पैसे कमाते हैं अदर देन टैक्स, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब हम टैक्स रेवेन्यू पे जाते हैं। टैक्स रेवेन्यू भी दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हम डायरेक्ट टैक्स होता है इम्पोज किया जाता है प्रॉपर्टी पे और इनकम पे, इंडिविजुअल और कंपनी की। इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ना एक मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, दैट इज कि उसका बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स का शिफ्टेबल होता है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्टेबल नहीं होता। ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है असलियत में? their burden can be shifted, their burden can not be shifted to another person। तो हमें ना इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जीएसटी का एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब जब हम जीएसटी एंड में पे तो कंज्यूमर ही करता है ना ही रिटेलर करता है ना ही होलसेलर करता है, जीएसटी पे तो कंज्यूमर ही करता है। ठीक है, जीएसटी पे करता है कंज्यूमर होलसेल रिटेलर को। ठीक है, अब वो रिटेलर का काम होता है कि वो पूरा का पूरा टैक्स रिटेलर जाके हमारी गवर्नमेंट को दे। ठीक है, तो लायबिलिटी टू पे किसकी आ गई? रिटेलर की। ठीक है, लेकिन एक्चुअल बर्डन किस पे आ गया पे करने का? टैक्स कंज्यूमर पे। तो ये दोनों अलग अलग लोग हुए ना, ये कंज्यूमर है, ये रिटेलर है, लायबिलिटी टू पे जिस पे है रिटेलर पे है। लाइक टैक्स पे तो रिटेलर कर रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन बर्डन टैक्स पे करने का कंज्यूमर पे आ रहा है। तो ये दोनों लोग अलग अलग हुए, दीज आर डिफरेंट पर्सन। लायबिलिटी टू पे और एक्चुअल बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स में अलग लोगों पे होता है, और लायबिलिटी टू पे और एक्चुअल बर्डन डायरेक्ट टैक्स पे सेम पर्सन पे होता है। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टैक्सेस। उसके अलावा ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको डिलायर टैक्स देना पड़ता है। ये प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है कि आपकी इनकम कितनी भी हो आपको टैक्स सेम अमाउंट का ही देना पड़ेगा, आपको टैक्स डिफरेंट नहीं देना पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स की जो कवरेज होती है वाइडर होती है, वो ज़्यादातर जगहों पे हमें जहाँ जहाँ भी गुड पहुँच रहा है वहाँ वहाँ से टैक्स मिलेगा, और वहीं पे डायरेक्ट टैक्स की जो कवरेज होती है वो नैरो होती है। जो जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वहीं से हमें टैक्स मिलेगा, और कहीं से हमें टैक्स नहीं मिल सकता।
ठीक है, अब हम चलते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू में। नॉन टैक्स रिवेन्यू की सोर्सेज क्या होती है? सबसे पहले इंटरेस्ट। जहाँ जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है जिनको भी, वहाँ से जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट कमा रही है, उन लोन से जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट कमा रही है, जैसे कि जो गवर्नमेंट ने लोन स्टेट को दिया, जनरल पब्लिक को दिया, एक्सेट्रा। सेकंड है हमारे पास प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि हमारे पास इंडियन रेलवेज में, इंडियन रेलवे खुद की गवर्नमेंट कंपनी है, LIC, भेल, यहाँ से जो भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिवेन्यू। और जहाँ जहाँ से उनको डिविडेंड मिलता है, इन्वेस्टमेंट जहाँ पे उन्होंने करी हुई अलग कंपनीज में, दैट टू। फीस, जो भी फीस गवर्नमेंट अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए चार्ज करती है, रेफर्स टू चार्जेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय इट। ठीक है, लाइसेंस फी, जितना भी गवर्नमेंट, इट इज अ पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। कोई भी परमिशन देने के लिए जो गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है, दैट इज लाइसेंस फी। फाइन्स एंड पेनल्टीज, दे रेफर टू पेमेंट्स विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स। अगर आपने कोई लॉ ब्रेक किया है, जो आपको चालान देना पड़ रहा है, दैट इज फाइन एंड पेनल्टी, दैट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। एस्चीट्स, अब एस्चीट्स क्या होती है? इट रेफर टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और अ विल। तो जो भी इंसान होता है जिसका कोई भी हेयर नहीं होता, जिसका कोई भी वारिस नहीं होता, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर लेती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, विच इज नोन एज एस्चीट्स। Next point is gifts and grants. Government receives gifts and grants from foreign government and international organization. Government को बाहर के organization से gifts मिलते हैं, grants मिलते हैं and all of that. Four features. These are in the form of penalties which are imposed by the courts for non-compliance of orders or non-fulfillment of contracts. तो फाइन फॉर फीचर्स होते थे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया कि यार ये मैंने अग्रीमेंट साइन कर लिया, मैं तो को इतने पैसे इतने महीने में पे कर दूंगा, बट आपने वो पे किए ही नहीं, ठीक है, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, तो आपको एक फीस पे करनी पड़ती है, आपको एक कुछ पैसे पे करने होते हैं, जिसको कहते हैं फॉर फीचर्स। ठीक है, लास्ट इज स्पेशल असेसमेंट। It refers to the payments made by the owners of those properties whose value has appreciated due to development activities of the government. अब समझ लो गवर्नमेंट ने एक जगह पे मेट्रो बनाई, ठीक है, डेवलपमेंट करी उस जगह की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अच्छी रोड बना दी, अच्छी मेट्रो बना दी, अच्छे हॉस्पिटल बना दिए आसपास। तो वहाँ पे जो लोग रहते होंगे, जहाँ पे उन लोगों की प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे लोगों की, तो वो अप्रिशिएट कर जाएगी, तो उन लोगों को कुछ फीस देनी पड़ेगी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, उनकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होने के कारण। उसको स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। तो अब हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल सिस्टम। हमने कैपिटल सिस्टम की सोर्सेज है, पहली सबसे पहले आती है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स है जो भी लोन गवर्नमेंट लोन लेती है दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, RBI से जो गवर्नमेंट लोन लेती है या वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट लोन लेती है अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, दैट इज बोरोइंग्स। इससे क्या होता है? एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है बाद में जाके। सेकंड है रिकवरी ऑफ लोन्स। जितने भी गवर्नमेंट ने लोन्स दिए होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को, वो गवर्नमेंट जब रिकवर करती है तो उनके एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं कि वो तो एसेट था ना गवर्नमेंट के लिए जो उन्होंने लोन दिया हुआ था। तो ये भी हमारा एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। नेक्स्ट इज डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट होती है कि हम जो भी गवर्नमेंट ने एक कंपनी ली हुई है, ठीक है, या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए, वो गवर्नमेंट ने बेच दिए, या किसी कोई कंपनी जो गवर्नमेंट की है उसके शेयर्स बेच दिए, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने एसेट्स को कम कर रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मॉल सेविंग्स। जितने भी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे के सारे एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किए जाते हैं कि वो गवर्नमेंट को वापस पे करने हैं। ठीक है, इसलिए वो एक कैपिटल शिफ्ट होती है जो वहां से इनकम आ रही है गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज बजट एक्सपेंडिचर।
बजट एक्सपेंडिचर होता है दो टाइप का, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितने भी, अब जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे ही अब हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे भी जो भी एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से ना ही कोई एसेट क्रिएट हो और ना ही कोई लायबिलिटी कम हो गवर्नमेंट की, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जितने भी एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एसेट, any asset or cause reduction in the any liability of the government is known as capital expenditure, जिसकी वजह से या तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या तो कोई लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, अब ये रेकरिंग नेचर के होते हैं, ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। हाँ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने पेंशन पे करी, ठीक है, पेंशन पे करी, जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको, या उनके साथ सैलरीज दी, तो वो सारी सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, जो हमें डे टू डे फंक्शनिंग के लिए चाहिए होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, हमने कोई लोन लिया, ठीक है, नहीं हमने कोई क्या बोलते हैं लोन दिया, या हमने कोई लैंड लिया, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, हमने किसी कंपनीज के शेयर लिए, हमने कोई नई कंपनी बनाई, दैट इज ऑल नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज इनकम और नॉर्मल फंक्शनिंग, it increases productivity through expenditure on long period development programs। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ बजट। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बजट। फर्स्ट इज अ बैलेंस्ड बजट, जहाँ पे हमारे एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इक्वल होता है। ठीक है, देन देयर इज अ सरप्लस बजट, जहाँ पे हमारे एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ज़्यादा होती है, हमारा इनकम ज़्यादा होती है हमारे एक्सपेंडिचर से। नेक्स्ट इज डेफिसिट बजट, जहाँ पे हमारी जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स है, जो हमारी इनकम है, वो कम है हमारे एक्सपेंडिचर से, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारी इनकम कम है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ बजट, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। यस, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। अब जो डेफिसिट बजट होता है ना, वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है रिवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिजिकल डेफिसिट और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, हम तीनों टाइप के डेफिसिट को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम रिवेन्यू डेफिसिट की तरफ। रिवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है, इट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अब एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट्स क्यों हो रहा है? क्योंकि डेफिसिट ही तब है ना जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट्स है, तो जो ज्यादा होगा वही माइनस होगा ना कम से। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर ही माइनस होगा ना रिसिप्ट से, क्योंकि डेफिसिट ही तब आ रहा है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, राइट। अब रिवेन्यू डेफिसिट इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन फिजिकल ईयर। अब इसकी इम्प्लीकेशन होती है कुछ, वो हम समझ लेते हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब यही है कि ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या अंडरलाइंग ऑब्जर्वेशन दे रहा है। फर्स्ट इम्प्लीकेशन ये है कि इसका मतलब रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रही है, अपने रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रही है। इनएबिलिटी है गवर्नमेंट की टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर। इसका ये भी है दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग। ठीक है, गवर्नमेंट अभी सेव नहीं कर पा रही, उल्टा और पैसे लगाने पड़ रहे गवर्नमेंट को, लोन देने पड़ रहे गवर्नमेंट को टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि गवर्नमेंट हैज टू मेक अप द डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट्स which leads to inflationary situation in the economy। अब जो ये जितना भी डेफिसिट क्रिएट हुआ रिवेन्यू डेफिसिट के कारण, वो गवर्नमेंट फुलफिल तो कैपिटल रिसिप्ट्स के थ्रू ही करेंगे ना, लोन लेके थ्रू करेंगे ना। ये तो नहीं कि कोई ऐसी रिवेन्यू इनकम आ जाएगी गवर्नमेंट को जिसकी तरफ से गवर्नमेंट फुलफिल कर देगी। गवर्नमेंट को फुलफिल तो लोन लेके ही करना पड़ेगा ना, या कोई अपना एसेट बेच के करना पड़ेगा इस डेफिसिट को पूरा, राइट। तो मेजर टू रिड्यूस रिवेन्यू डेफिसिट यही होता है कि रिड्यूस एक्सपेंडिचर कर दो और अपना रिवेन्यू इंक्रीज कर दो।